हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये इस चैप्टर का पार्ट भी है जिसमें हम कवर करने वाले हैं ये सिंपल से टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आज कवर करेंगे यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी के अंदर दो टॉपिक आते थे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर कवर करेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपना आ जाता है यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी क्या है? तो एक एग्जांपल समझो। मैंने कहा मुझे पॉइंट ए से, मैंने कहा मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो डिस्टेंस को मैं कैसे मेजर करूंगा? किलोमीटर मीटर में। मैंने कहा मुझे वेट बताओ कितना है, किसी का वेट चेक करना है, तो कैसे कवर करेंगे? किलोग्राम ग्राम्स में। इसी तरीके से मैंने कुछ कंज्यूम किया। अब कुछ कंज्यूम करने के बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन, जो मजे आए, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, उसको किस तरीके से मेजर करोगे? तो आफ्टर कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन को किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स में। इतना समझ में आया? अब जरा डेफिनेशन देखो क्या कहती है। डेफिनेशन देखो क्या कह रही है। डेफिनेशन कहती है व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज want satisfying power of a commodity। ये तो डेफिनेशन कह रही है। क्या कह रही है? कि want satisfying power, ठीक है। want satisfying power। मैंने कहा यूटिलिटी क्या है? जो किसी कंजम्पशन के बाद मजे मिले उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी। भाई देखो, सेटिस्फैक्शन क्या हो गया हमारा? अब सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज है जिसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चलते हैं, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा यूटिलिटी कैसे? तुमने एक पिज्जा मंगाया, एक स्लाइस खाया, तुम्हें मजा आया, आहा। दूसरा स्लाइस खाया और मजा आया, तीसरा स्लाइस खाया और मजा आया। अब ये कितने मजे आ रहे हैं तुम्हें, ये जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको किस तरीके से डिराइव करोगे? तो ये डिराइव की जाएगी यूटिलिटी में। बस इतनी सी है कहानी। अब यूटिलिटी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला फीचर जो आता है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है? ये सब्जेक्टिव नेचर की होती है, ये डिपेंड करती है पर्सन पे। अब मुझे पिज्जा पसंद है, किसी को पिज्जा नहीं पसंद है। मैं पिज्जा खाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन किसी को नहीं पसंद है और मैं उसको पिज्जा ऑफर करूंगा तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो सेटिस्फैक्शन वैल्यू है वो हर एक पर्सन की इंडिविजुअल रहती है। और दूसरा क्या है? इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड और आइडेंटिफाइड। इसका मतलब क्या होता है? कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड और आइडेंटिफाइड। मेजर्ड कह रहे हैं, ऑब्जर्व्ड और आइडेंटिफाइड। सिंपल सी बात है भाई। नेक्स्ट, इट इज नॉट मेजरेबल। अब भाई यूटिलिटी कोई एमआरपी थोड़ी है कि कोई भी चीज खरीदोगे उसके नीचे एमआरपी, न्यूट्रिएंट कंटेंट लिखा होता है। यूटिलिटी लिखा होता है कि इसको कंज्यूम करने के बाद इतना ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। आप सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते, इसकी कोई यूनिट नहीं चलती है, इसकी कोई मेजरिंग रॉड नहीं होती है। ये डिपेंड करता है किस पे? कंज्यूमर पे। भाई ये तो कंज्यूमर के ऊपर है कि कंज्यूमर ने कुछ कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। अगर उसको अच्छा लगा तो यूटिलिटी बढ़ेगी, नहीं अच्छा लगा तो यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। भाई उसको मजा नहीं आया तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड और यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। हाउएवर कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं एक दो, जैसे मार्शल, उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं इन क्वांटिफाइबल टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव। अच्छा, व्हाट इज रिलेटिव? इट इज, इसका मतलब क्या होता है? देखो पहली चीज, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या हो गया? इट डिफर्स फ्रॉम
पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम। यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे को पिज्जा पसंद है, तो मुझे भाई जब पिज्जा कंज्यूम करूंगा तो मेरी यूटिलिटी डिराइव होगी, मैक्सिमम चली जाएगी। लेकिन मेरी मम्मी को नहीं पसंद है, तो वो अगर पिज्जा कंज्यूम करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक ही चीज की कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी है, लेकिन दोनों की अलग अलग, दोनों पर्सन की अलग अलग यूटिलिटी है। इस तरीके से अगर मैं कहूं टी शर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टी शर्ट पहना हूं, तो टी शर्ट की यूटिलिटी उन एरिया में है जहां पर भाई गर्मी पड़ती है। समर सीजन में क्या बोलते हैं भाई, टी शर्ट्स पहनते हैं, और विंटर में वुलन क्लोथ की यूटिलिटी बढ़ जाती है। सो ये यूटिलिटी जो होती है वो रिलेटिव होती है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। भाई यूटिलिटी का सीधा मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब हमने बता दिया था, सेटिस्फैक्शन। बोले तो क्या, मजे। यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? मजे। ठीक। अब भाई यूटिलिटी और मजे अगर ऐसे समझो तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज काम की है तो उसकी यूटिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई कुछ चीजें बेकाम की भी होती हैं, लेकिन लोग तब भी करते हैं क्योंकि उनको मजे आ रहे हैं। सिगरेट, शराब, तंबाकू कोई काम की नहीं है, उल्टा हार्मफुल है, लेकिन लोग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनको मजे आ रहे हैं। तो यूटिलिटी क्या है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। नेक्स्ट आता है नो मोरल और लीगल कनोटेशन। तो नो मोरल और लीगल कनोटेशन का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी में कोई लीगल, मॉरल और एथिकल इंप्लीकेशन नहीं होते हैं। नो एथिकल इंप्लीकेशन। नो एथिकल इंप्लीकेशन मतलब क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में नॉनवेज नहीं अलाउड होता है, तो वो बेचारे क्या करते हैं? वो बेचारे बाहर जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के घर जाते हैं और कहते हैं कि यार कुछ बना है तो बताओ यार, बढ़िया, अगर बिरयानी विरयानी बने तो मेरे पास ले आओ। लेकिन ये चीज वो घर पे नहीं कंज्यूम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास रिलीजियस इंप्लीकेशन आ जाता है जो एथिकली करेक्ट नहीं होगा, तो वो बेचारे बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से क्या है कि यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का कोई एथिकल इंप्लीकेशन नहीं हो सकता। भाई मजे आ रहे हैं, हमें मजे से मतलब है, फिर भले घर पे खाना मिले या बाहर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक पॉइंट और रह गया था इसी में, एक पॉइंट और रह गया था, मैं कहूंगा अरे बाप रे, ठीक, एक पॉइंट और रह गया था। 6th पॉइंट है, क्या है? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बोल दो, इंटेंजिबल बोल दो, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यूटिलिटी कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं विच यू कैन सी, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब भाई मजे तो फील किए जाते हैं, है ना, दिखाए थोड़ी जाते हैं। ठीक, अब तुम दिखा सकते होगे, थोड़े काबिल होगे तो दिखा दोगे। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसी के अंदर आता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी समझने से पहले डेफिनेशन की बाद में, पहले समझेंगे क्या? पहले समझेंगे अपन एक चार्ट समझेंगे। ठीक है, ये है यूनिट, ये है टीयू और ये है एमयू। अब मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा समझना। मैंने कहा जब तुम 0 1 2 3 4 5 6 ये यूनिट ऑफ एक्स, जब तो जो कि तुम कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, दो तरीके की यूटिलिटी होती है। सबसे पहले 0 यूनिट अगर कंज्यूम कर रहे हो तो मजे कितने आएंगे? कुछ मजा आएगा? नहीं आएगा। लो भाई 0, मार्जिनल मतलब छोड़ दो, मार्जिनल छोड़ दो, पहले टोटल यूटिलिटी की बात करो। मैंने कहा अब ये क्या है? यूनिट ऑफ एक्स, एक्स बोलो तो पिज्जा, चलो एक्स हटा दो, पिज्जा लिख दो। ठीक है, यूनिट ऑफ पिज्जा, स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। ठीक है, 0 स्लाइस खाया 0 मजे आए, 1 स्लाइस खाया 10 यूटिल का मजा आया, 2 स्लाइस खाया 17 यूटिल का मजा आया, 3 स्लाइस खाया 21 यूटिल का मजा आया, 4 स्लाइस खाया 22 यूटिल का मजा आया। अब क्या हो गया भाई? देखो, एक ही चीज लगातार खाते जा रहे हो, 4 स्लाइस खाने के बाद तुमने कहा अब यार मन नहीं कर रहा है, पेट सा भी भर गया है, और थोड़ा थोड़ा एक ही चीज खाते जा रहे हो तो बोर भी हो गए। तो हमने क्या करा कि 5वां स्लाइस खाया, हमने कहा चलो ठीक है, अब यूटिलिटी नहीं बढ़ रही है, मजे देखो रुक गए। उसके बाद जैसे ही 6ठा स्लाइस खाओगे और अच्छा लगेगा? नहीं यार अब अच्छा नहीं लगे, तो मजे गिर गए, 21 पे आ गया।
ये चीज हो गई टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, अभी ये क्या है, ये टोटल यूटिलिटी आपके मजे के हिसाब से चल रही ना। अब किसी भी चीज का कंजम्पशन अगर लगातार करते चले जाओगे तो एक टाइम बाद बोर नहीं हो जाओगे। तो ये वही है भाई, जब कुछ नहीं खाया तो कोई मजे नहीं मिले। 1 यूनिट खाई 10 यूटिल का मजा, 2 यूनिट खाई 17 यूटिल का मजा, 3 खाई 21 हो गई, 4 खाई मन भर गया, 4 खाई मन भर गया मैक्सिमम, 5वां खा लिया चलो गर्दन तक हो गया खा लिया, उसके बाद 6ठा खाएंगे तो अब मन नहीं कर रहा है, मजे नहीं, सरदर्दी हो गई, अब बेकार लग रहा है, यूटिलिटी कम हो गई। इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो पहले टोटल यूटिलिटी का मतलब समझो क्या होता है, डेफिनेशन देखो टोटल यूटिलिटी की क्या होती है। टोटल यूटिलिटी बोले तो क्या, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द consumption of some total of output या यूनिट, आउटपुट ऑफ यूनिट। ठीक, वो पूरी सम टोटल यूटिलिटी जो मुझे मिलती है सम टोटल यूनिट कंज्यूम करने पर। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सम टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट या आउटपुट ऑफ यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ो, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल कहीं पर भी टर्म सुनाई दे जाए, मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखो कैसे निकालेंगे, पहले फंडा समझो। मैंने कहा पहले 0 थी, जैसे ही 0 से 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, यूटिलिटी 0 से कितनी हो गई है, 10। कितनी एक्स्ट्रा मिली, पहले 0 थी अब 10 हो गई, कितनी मिली, 10। फिर जैसे ही एक और स्लाइस कंज्यूम किया तो 10 से कितनी हो गई, 17। कितनी एक्स्ट्रा मिली, 7। फिर दूसरे से तीसरी स्लाइस कंज्यूम करी तो यूटिलिटी कितनी हो गई, 17 से 21, 7 4 11। ठीक है, फिर 3 से 4 गए तो 21 से 22, कितना, 1। फिर 4 से 5 कंज्यूम किया, 5वीं स्लाइस कंज्यूम किया, अब यूटिलिटी कितनी मिल रही, 22 से 22, कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं है, 0। जैसे ही 5 से 6 पे गए तो यूटिलिटी 22 से 21 हो गई, यानी क्या हो गया, कम हो गई, तो -1। ठीक है, 21 - 22 -1। अब ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है कंज्यूम करने के बाद, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एक्स्ट्रा, 1 से 2, 2 से 3, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, वो हमारी एडिशनल यूटिलिटी में आएगी। तो कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, 1 से 2 पे जा रहे हैं तो 0 से 10, एक्स्ट्रा कितनी थी, 10। फिर 2 से 3 पे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितनी मिल रही है, 7। ये क्या है, एक्स्ट्रा या एडिशनल यूटिलिटी। वो एडिशनल मजे जो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर मिलते हैं, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जहां मार्जिनल टर्म सुनाई दे उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया होगा, वो क्या था, MUnth इक्वल्स टू TUnth माइनस TUn-1। ये दिया गया है इस तरीके से। ये क्या है, TUn मतलब क्या हो गया, सपोज करो 10, 10 - 0 10 - 0 क्या आएगा, 10। फिर 17 - 10 7, 21 - 7 4। तो ये वैल्यूज आपको यहां रखनी है, बस दैट्स इट। ये हो गया। nth क्या है, nth यूनिट ऑफ कंजम्पशन, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उस यूनिट पे। ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा अगले टॉपिक पे आते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जरा शेड्यूल उठा के देखो, शेड्यूल एक बार उठा के लाते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, ऐसा समझिएगा, TU और MU, ये थी यूनिट ऑफ आउटपुट, कितनी थी, 0 1 2 3 4, ठीक, 5 6, कुछ ऐसा शेड्यूल था। मैंने कहा था 0 10 17 21 22 22 और 21।
फिर यहाँ तक कुछ नहीं था इधर, तो फिर 10 7 4 1 0 -1 ये था। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने से पहले इसको लिख लो क्या, भूख। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, भूख। भूख बोले तो क्या भाई, भूख के हिसाब किताब क्या होता है कि जब भूख लगती है तो बहुत भूख लगती है, फिर हम रोटी खाते हैं, जब हम कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं, तो हमारी भूख कम होती चली जाती है। भूख के साथ यही है कि जैसे जैसे रोटी कंज्यूम करते जा रहे हो, हमने उधर क्या लिया था, पिज्जा लिया था, तो जैसे जैसे पिज्जा कंज्यूम करते जा रहे हो वैसे वैसे भूख कम होती जा रही है। पहले 1 रोटी खाई तो 10 यूटिल का मजा मिला था, 2 खाई भूख कम हुई 7, फिर 3 खाई 4 खाई 1, 5वीं रोटी तक पेट भर गया, 6ठी रोटी खाए, अब जब पेट भर गया है उसके बाद भी जबरदस्ती खा रहे हो तो क्या होगा, उल्टी कर दोगे, हो गया 6ठी रोटी खाई, नेगेटिव हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, क्या होता है, इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर units of a commodity consumed, mu derived from the consumption, mu derived from the consumption of unit or additional unit tends to decline। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, घटती जा रही है, कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक जो आता है वो है प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन से हम लोग सब समझ जाते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। आईसी में सिर्फ आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं बस। पहला पॉइंट जो याद रखना है वो है डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होता है, आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो तो क्या है, प्रोडक्शन कर रहे हो। अब सर्विसेज की बात कैसे होती है, यानी क्या है, 2 तरीके हो गए, एक टैंजिबल गुड्स हो गए, एक बात हो गई किसकी, टैंजिबल गुड्स की हो गई, और एक हो गए इनटैंजिबल गुड्स, एक हो गए इनटैंजिबल गुड्स। टैंजिबल गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, विच कैन बी फील टच्ड। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उठा लो, तो ये क्या है, टैंजिबल ऑब्जेक्ट है, इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा। लेकिन जब इनटैंजिबल गुड्स की बात आती है तो इनटैंजिबल गुड्स होते हैं हमारे सर्विसेज। क्या होते हैं, सर्विसेज। पर्सनल नेचर की हो सकती है, वो जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, वो जो इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं, वो जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करते हैं हमें, ये सब अपनी सर्विसेज देते हैं। ये कोई सामान नहीं बेच रहे होते, ये कोई सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, ये बस सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन ये पार्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का। क्यों, क्योंकि इनसे इनकम भी जनरेट होती है। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज प्रोडक्शन। अब वो टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है, दूसरा पॉइंट कहता है प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी माने क्या पड़ा था, मजे। भाई प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, वही चीज बनाएगा जो आप कंज्यूम करके सेटिस्फाइड हो। भाई कोई ऐसी, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, आप एक प्रोड्यूसर हो, तो कोई ऐसा सामान बनाओगे जो लोग कंज्यूम करें और खुश रहें ताकि फिर से तुम्हारे पास आए, कि ऐसा प्रोडक्शन बनाओगे, ऐसा कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे जिससे लोग कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फाइड भी नहीं है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि आप कंजम्पशन, आप कुछ इस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन समहाउ वो क्रिएट कर रहा है यूटिलिटी इन द मार्केट। अब कॉम्ब उठा लो, कंघी। अब कंघी का क्या होता है, कॉम्ब क्या है भाई, यूटिलिटी है तभी लोग खरीद रहे हैं, लोगों को जुल्फे संवारने का मन करता है इसलिए खरीदते हैं, उसकी यूटिलिटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट आप नोट कर दिएगा, ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा। प्रोडक्शन क्या है, इट इज नथिंग बट the process of adding utility to the
ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में यूटिलिटी ऐड कर रहे हो तो प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब क्या है, उसमें सेटिस्फैक्शन वैल्यू ऐड हो रही है, उसकी यूजफुलनेस बढ़ रही है, लेकिन यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग होती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सर आपने ऐसा क्यों बोला, अब मैं समझाऊंगा किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखिएगा क्या है कि यूटिलिटी, सबसे पहले ये देखिएगा कि किस तरीके से यूटिलिटी ऐड की जा रही है। सबसे पहले ऐड की जा रही है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब फॉर्म ऑफ गुड, फॉर्म ऑफ गुड। भाई रॉ मटेरियल की यूटिलिटी ज्यादा है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की ज्यादा है? भाई रॉ मटेरियल रहता है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट करते हैं तभी तो जाके कंज्यूमर खरीदता है और प्रोड्यूसर के हाथ में पैसे आते हैं। तो कह रहा है जब हम किसी गुड का फॉर्म बदल देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं रॉ से फिनिश्ड में। अब इसका एक और एग्जांपल है सिंपल सा, जैसे मैंने कहा वुड लॉग, एक है वुड लॉग, लक्कड़ का गट्ठा, ठीक है, वुड लॉग, ठीक। अब उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी कि एक फर्नीचर की यूटिलिटी ज्यादा होगी? फर्नीचर की यूटिलिटी ज्यादा होगी। भाई लकड़ी के गट्ठे पे बैठ के तो लंच डिनर नहीं कर सकते, डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन एक फर्नीचर सेट है तो भाई हम मुंह मांगा कीमत देंगे आपको और उसको खरीद लेंगे। नेक्स्ट होता है प्लेस यूटिलिटी। भाई प्लेस यूटिलिटी कब की जाती है ऐड? अब जब गुड को ट्रांसफर करने की बात आती है। अब मुझे एक बात बताइए, फैक्ट्री है एक तरफ और एक तरफ रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर है, गुड की यूटिलिटी कहां पर है? फैक्ट्री में होगी कि रिटेल स्टोर में होगी? भाई फैक्ट्री में तो पड़े पड़े बेकार हो जाएगा, लेकिन जब वो रिटेल स्टोर में जाएगा तभी कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये प्रोवाइड करता है क्या? प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का किससे लेना देना होता है? टाइम यूटिलिटी का लेना देना होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। किससे लेना देना होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स से। किससे? कि आप गुड को तब पहुंचा रहे हैं जब उसकी जरूरत है, तब तक स्टोर करके रख रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो जब तक जरूरत नहीं है तब तक प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। प्रोडक्शन करके संभाल के रखेंगे। कहां रखेंगे? वेयर हाउसेज में। तो वेयर हाउसेज क्या करते हैं? वेयर हाउसेज प्रोवाइड करते हैं टाइम यूटिलिटी। और आखिरी होता है सर्विस यूटिलिटी। जब बात आ जाती है इनटेंजिबल गुड्स की तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो पर्सनल सर्विसेज भी हो सकती हैं। पर्सनल सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे हमने कहा बार्बर, हमारा बार्बर हो गया, हमारे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब क्या है? अपनी अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला टॉपिक आता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सिंपल सी बात है, वो रिसोर्सेज जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो 3 से 4 हो गई। पहले तो लैंड, जिससे हमारे पास रिसोर्सेज आ रही हैं, रॉ मटेरियल वगैरह आ रहा है, मिनरल्स वगैरह आ रहे हैं। दूसरा लेबर, जो मेरे लिए अपना फिजिकल मेंटल एफर्ट रखता है। तीसरा कैपिटल, बोले तो मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्री, ये सारी बातें कैपिटल में आ जाती हैं। और इन तीनों को मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर। ये आपस में तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, हाँ, इनको जब कंबाइन किया जाता है डिफरेंट प्रोपोर्शंस में तब जाके प्रोडक्शन होता है। तो इनको कौन कंबाइन करता है? एंटरप्रेन्योर। तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग देख लीजिए क्या है। रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये होती है डेफिनेशन कि वो रिसोर्सेज जिनकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उन्हें कहेंगे फैक्टर्स। अब वो क्या है? सबसे पहला आता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर। लैंड के अंदर क्या क्या आ जाता है? देखिए क्या लिखा है, कह रहा है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। लैंड के अंदर सारी चीजें आती हैं, क्या है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल। बेसिकली ये सारी क्या है? हमारी धरोहरें, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट लेबर। लेबर मतलब इंडिविजुअल लेबर की बात नहीं होती। लेबर मतलब रिलेट करते हैं किससे? ह्यूमन एफर्ट से। अब ह्यूमन एफर्ट 2 तरीके से होता है। वो जो टॉप मैनेजमेंट में बैठते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं फर्म के लिए, नेक्स्ट लेवल के प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के प्लान्स बनाते हैं, हर लेवल पे प्लानिंग पॉलिसीज जनरेट करते हैं। वो जो मेंटल एफर्ट देते हैं, और वो जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फिजिकल मैनुअल वर्क कर रहे हैं, जो फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं,
कंबाइंडली ये ह्यूमन एफर्ट ही है। तो लेबर मतलब जो ह्यूमन एफर्ट होता है, फिर वो चाहे फिजिकल के फॉर्म में हो चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो। थर्ड कैपिटल, कैपिटल बोले तो क्या, मशीनरी, पैसा। मैन मेड प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन मेड प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मशीनरी हवा में से तो नहीं आई, उसको भी प्रोड्यूस किया है, उसको भी किसी ने बनाया ही है। इट इज अ मैन मेड, इट इज नॉट नेचुरल। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, मशीनरी इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। क्या है? इट इज अ मैन मेड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग। जब इन तीनों को कंबाइन किया जाता है, लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल, तब बनता है एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस इंगेज करता है, जो लैंड लेबर कैपिटल को डिफरेंट प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करता है। हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड बेयर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सारा रिस्क और अनसर्टेनिटी किसके, लॉस किसका होता है? सारा इसी के ऊपर होता है। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लैंड लेबर कैपिटल क्या होता है, मीनिंग पढ़ लिया। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है? कोऑपरेशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज अ कोऑपरेशन, मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों मिलके ही आउटपुट जनरेट करते हैं। इन तीनों को प्रोपोर्शनेटली कौन यूटिलाइज करता है? एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज करता है। अगर इनमें प्रोपोर्शन नहीं होगा या कॉर्पोरेशन नहीं होगा तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज। अच्छा, कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज, इसका मतलब समझो क्या हो गया। मैंने कहा दो तरीके की एग्जांपल ले लेते हैं। एक तरफ ले लेते हैं अपना हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, दूसरी तरफ ले लेते हैं अपना टेक्सटाइल। ठीक, तो अब हैंडीक्राफ्ट में क्या है? मशीनरी कम यूज हो रही है और लेबर ज्यादा यूज हो रहा है। टेक्सटाइल में क्या है? मशीनरी ज्यादा यूज हो रही है, लेबर लिमिटेड यूज हो रहा है। तो यहां से क्या पता चलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये डिफर करता है कि किस तरीके की इंडस्ट्री है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ज्यादा लेबर लगेगा एज कंपेयर टू मशीनरी। और अगर हैवी इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां मशीनरी का रोल ज्यादा होता है। तो कैपिटल, लैंड और लेबर ये मिक्स किए जा सकते हैं, ये प्रोपोर्शनेटली भी मिक्स किए जाते हैं और साथ साथ इनको किस तरीके से तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड इन अ डिफरेंट वेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड इन अ डिफरेंट वेज। एग्जांपल समझो, जैसे एक तरफ हैंडीक्राफ्ट है, दूसरी तरफ टेक्सटाइल है। अब हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मशीनरी कम लगती है लेकिन लेबर स्किल्स ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन टेक्सटाइल क्या है? टेक्सटाइल में आपको ये देखने को मिलता है कि भाई मशीनरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा है, मशीनरी एज अ रिसोर्स ज्यादा चाहिए कंपेयर टू लेबर। ठीक, तो ये डिफर करता है कि जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल का, ये डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर सर्विसेज कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन। अब मैंने बताया था कि जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब वो टेंजिबल भी होती है, इनटेंजिबल भी होती है। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। बहुत सिंपल सी बात है, लैंड लेबर कैपिटल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? बिल्कुल होता है। टेंजिबल गुड्स होते हैं, मशीनरी टेंजिबल होगी भाई, लोग हमारे टेंजिबल है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एज एन इंडिविजुअल पर्सन इज अ टेंजिबल थिंग। ठीक है, ये समझ जाइए। नेक्स्ट, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड। व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड? डिराइव्ड डिमांड मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? आउटपुट जनरेट करते हैं। समझिएगा, मैंने कहा लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी मैं लिख देता हूं, ये क्या करते हैं? आउटपुट जनरेट करते हैं।
आउटपुट जनरेट करते हैं या फिर इट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किसके लिए किया जाता है? कंज्यूमर के लिए। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाती है तो वो सेटिस्फैक्शन फर्म को प्रोवाइड करते हैं, फर्म को प्रोवाइड करते हैं? नो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन है कंज्यूमर पे। किस पे? कंज्यूमर पे। अगर कंज्यूमर चाहेगा तो वो आउटपुट खरीदेगा, और जितना ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा होगी। ये हो गया हमारा डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी डिमांड फर्म से नहीं है, उनकी डिमांड कंज्यूमर से है। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो ज्यादा लैंड लेबर कैपिटल लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। कंज्यूमर को अच्छा लगेगा तो प्रोडक्शन फर्जी में होगा? नहीं होगा। समझ में आया? ये हो गए हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वीडियो का आखिरी टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।